So till now, we have covered the first unit. So this unit is complete, and we have discussed all the topics, including RNNs, CNNs in detail, and attention ka bhi. I gave you the basic idea that how it works. ठीक है. Now we have to start with this introduction to machine learning, supervised machine learning, in which we will be covering linear regression and the basic of introduction to supervised learning today. And then we will be covering at a fast pace all these methods because you have studied most of them in the machine learning uh, course in the previous semester. So we will be covering all of these but at a fast pace. But I know that you have not been taught these topics, the boosting topic, XGBoost or XGBoost ka practical. You have not done even once in whole of your this degree, undergraduate degree. Otherwise, I hope that most of the things you have implemented, especially all the models, linear regression, classification, uh, this, all the decision tree versions. Did you cover all the three decision tree versions? There were three decision trees that were supposed to be taught. ID3 था, एक कार्ट था. तो ये वाले ऐसे वाले आपने वर्जन पढ़े हुए हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, यस और नो? बोलो यार. यस सर, ID3 का 8 और C4.5 करा हुआ है। हाँ, तो ये तीनों का इम्प्लीमेंटेशन करा हुआ है ना. बस यही कंफर्म करना था. सो दैट बस मुझे अब इतना कंफर्म्ड है दैट आप लोगों का बूस्टिंग वाला टॉपिक पेंडिंग है. बाकी आपने सब कुछ करा हुआ है पहले. तो रैंडम फॉरेस्ट भी इम्प्लीमेंट किया होगा. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी डन इन प्रीवियस सेमेस्टर. सो मेरी स्पीड थोड़ी तेज ही रहेगी. आई विल ट्राई टू कवर वन इवन टू टॉपिक्स इन वन लेक्चर. ठीक है. बूस्टिंग के टाइम पे थोड़ा स्लो हो जाएंगे. एक्सजी बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सजी बूस्ट इज वन ऑफ द सुपरस्टार मॉडल. मैक्सिमम कैगल कॉम्पिटिशन्स इससे जीते जाते हैं. मोस्ट ऑफ द चैंपियनशिप्स में एक्सजी बूस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. सो वी हैव टू कंप्लीट दिस यूनिट एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज मॉडल्स विद इन 6 to 8 लेक्चर्स, क्योंकि अब अपने पास ज़्यादा क्लासेस भी नहीं है. कंसिडरिंग दैट वी हैव ओनली 2 लेक्चर्स पर वीक. ठीक है, तो अपने पास पूरे सेमेस्टर में नॉर्मली 36 लेक्चर्स होते हैं. सपोज 36-39 लेक्चर्स तक जाता है अगर 3-3 लेक्चर होते. तो 13 वीक्स के हिसाब से वी हैव मैक्सिमम 26 लेक्चर्स. 6 हो गए हैं. 20 लेक्चर्स में बचा हुआ सारा सिलेबस खत्म करना है. सो आई विल कीप माई पेस अ बिट फास्टर बिकॉज वी हैव टू कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. और उसके बाद फिर एनएलपी भी है. मोस्ट मेनी टॉपिक्स आर देयर, सो अकॉर्डिंगली आई विल कीप माई स्पीड. So let's begin with this supervised learning and then linear regression in today's class. So initially machine learning का basic agenda was that अगर आपको जैसे machine learning शुरू करनी हो तो machine learning में there are few things that you should know in advance. Okay, I will go to the full screen mode. So in machine learning, what is machine learning? The basics you must have done earlier. ठीक है. machine learning में क्या होता है? Machine learning is a technique in which we train our model. ठीक है. It is a field actually that gives the computers the ability to learn. आप कुछ भी रट्टा नहीं मार रहे. कुछ भी आप प्रोग्राम नहीं बना रहे, अलग से लॉजिक नहीं बना रहे कि जैसे प्राइम नंबर का बनाते हैं कि ये होगा तो ये होगा, कंडीशन नहीं लगा रहे. बट यू आर गिविंग योर कंप्यूटर द एबिलिटी टू गेट द जॉब डन. ठीक है, तो ये सब आपने बेसिक्स करे हुए हैं. टास्क, एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, ये सब आपको पता है कि ये कैसे काम करता है. बट नाउ आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स. ठीक है, सैम्पलिंग पहले कर लेते हैं क्योंकि सैम्पलिंग आनी जरूरी है, तभी आप सुपरवाइज ट्रेनिंग कर सकते हो. देर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मेनली 3 टाइप्स. उसके बाद कुछ उनके मिक्सचर्स आ जाते हैं. बट मेजर 3 टाइप्स आर सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक है, तो इसके अलावा फिर वो सेमी सुपरवाइज्ड आ जाता है. सेमी सुपरवाइज मॉडल जो होते हैं उसमें फिर इनका मिक्सचर होता है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का. एंड देर आर अदर वर्जन ऑल्सो जिसमें इनको अलग अलग वेटेज के हिसाब से यूज किया जाता है. ठीक है. But now let's discuss about the sampling methods quickly. That how do we make our data set ready for getting the job done of a supervised learning अगर आपने करवानी है. Generally we know that whenever a data set is given to us, suppose अपने पास 10,000 images हैं, तो आपको उन images को क्या क्या करना पड़ता है अगर आपने मॉडल ट्रेन करना है. बताओ.
let's say we have trained our CNN model previously, ठीक है, CNN was also one of the supervised training model, because we knew the labels, जो हमने कैगल डिजिट रिकॉग्नाइजर बनाया था। तो उसमें क्या क्या प्री प्रोसेसिंग की थी, एनीवन रिमेम्बर्स? हाँ जी बताओ। कैगल डेटा सेट पे जब हमने काम किया था हमने, तो हमने क्या क्या प्री प्रोसेसिंग किया था उसमें? बी क्विक। सर रीशेप करी थी हमने इमेजेस। हमने रीशेप किया था, रीशेप वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम। ठीक बताया आपने। और क्या किया था? और एक हमें करा कराया मिला था कैगल डेटा सेट में ना, ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग की पार्टीशनिंग हो रखी थी। जनरली होता नहीं है, हमें खुद करना पड़ता है, बट उस केस में हो रखा था। तो मेजरली ये दो चीज़ों पे हमने काम किया था काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग में, क्योंकि हमें जो डेटा सेट मिला था दैट वाज 42,000 इंटू 785। ये हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट था उस डेटा सेट में। and 28,000 into 784 was my testing data set। एंड उसमें क्या था, 785th वाला कॉलम जो था हमारा वो लेबल था, और हमें वही लेबल टेस्टिंग के लिए प्रेडिक्ट करना था। जनरली क्या होता है कि हमारे पास 70,000 इमेजेस अगर दी होती, फिर हम कुछ पार्टीशनिंग करते। इट इट कुड हैव बीन 70-30 पार्टीशन, ठीक है, इवन इट कुड हैव बीन 80-20 पार्टीशन, डिपेंडिंग ऑन आपका डेटा सेट कितना बड़ा है, आप पार्टीशनिंग वैसे करते हो। और इस केस में 60-40 था। इस केस में जो हमें मिला था बाय डिफॉल्ट वो 60-40 पार्टीशन था, क्योंकि 60% ऑफ 70,000 इज 42,000। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला पार्टीशनिंग कर रहे हो, बट हमें पार्टीशनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में उससे मिलती जुलती चीजें हैं ये, उसी की बात हो रही है। सुपरवाइज्ड लर्निंग occurs when an algorithm learns from example data and associated target responses। हमारे टारगेट responses were all the digits 0 to 9 in that case, जो हमारे 785th कॉलम में थे। Supervised learning is where we have input variables. In that case, we had the first 784 values as the input variables x, and 785th जो हमारा था वो हमारा y था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने y इक्वल टू एफ एक्स का मॉडल ट्रेन किया था उस केस में यूजिंग ए CNN। तो हमारे पास पार्टीशनिंग नहीं, बट हमने जो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल करना है उसको आप तीन टाइप से कर सकते हो। वन कैन बी द होल्ड आउट मेथड, जो मैंने अभी जस्ट बताया वो होल्ड आउट मेथड है। उसमें जो आप 80-20 कर रहे हो, उसमें आप 20% को होल्ड आउट कर रहे हो कि मैं 80 पे ट्रेन करता हूँ, बाद में इसको वैलिडेट करूंगा इस बचे हुए 20% पे। तो होल्ड आउट मेथड का बेसिक एजेंडा वही था पार्टीशनिंग वाला। के फोल्ड इज न्यू थिंग एंड बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग इज वन ऑफ द न्यू थिंग विच वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल नाउ। तो देखते हैं। सो होल्ड आउट मेथड में वही है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग कहते हैं टेस्टिंग, बट वो एक्चुअली टेस्टिंग नहीं होता, वो वैलिडेशन होता है। बट या दे से theoretically that it is training and testing, but actually it is validation testing। ठीक है, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो आप करते हो 80-20 कर सकते हो, 70-30 कर सकते हो। तो इसको आप ठीक कर लेना, ये एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, ये उल्टा पुल्टा करा हुआ है, 80 का 20 है, 70 का 30 है, डिपेंडिंग ऑन आप ऐसी पार्टीशनिंग करके आगे बढ़ सकते हो अपने डाटा सेट में। तो ओवरफिटिंग नाम की भी चीज हमने हैंडल करनी होती है। सो ओवरफिटिंग इज ए मॉडलिंग एरर, और ओवरफिटिंग की बात यहाँ पे इसलिए करी जा रही है फॉर ए सिंपल रीजन, वी हैव टू मेक श्योर दैट, अब देखो हम अपने पास ना तीन तरह की एक्यूरेसीज आती हैं। अगर आप मॉडल ट्रेन करोगे, आप ट्रेनिंग एक्यूरेसी देखोगे, ठीक है, आप वैलिडेशन एक्यूरेसी देखोगे, और अगर आपके पास अलग से टेस्ट डेटा सेट है, आप टेस्ट डेटा सेट की भी एक्यूरेसी देखोगे। और अगर एक्यूरेसी देख रहे हो तो तीनों का लॉस भी देख सकते हो। तो आपने इनको ऑप्टिमाइज करना होता है, ट्रेन लॉस, टेस्ट लॉस एंड वैलिडेशन लॉस। आपने लॉस को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। इनफैक्ट जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो लॉस को ही ऑप्टिमाइज करते हैं, हम लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं हर बार। एंड वी ट्राई टू मेक लॉस टेंडिंग 10 to 0, अप्रोक्सीमेटली 0 आना चाहिए। इट स्टार्ट्स विद a बिग नंबर, इट माइट स्टार्ट फ्रॉम 100, इट माइट स्टार्ट फ्रॉम 10, बट वो इन दी एंड 0 के आसपास पहुंचना चाहिए नंबर। ठीक है, तो लॉस को मिनिमाइज कर रहे होते हैं ट्रेनिंग में पूरे प्रोसेस में बाय इपॉक हर बार। तो ओवरफिटिंग क्या होती है? ओवरफिटिंग का मतलब है कि आपका सपोज ट्रेनिंग में, चाहे वो एक्यूरेसी, मतलब मेनली हम एक्यूरेसी पे चेक करते हैं कि अगर सपोज मेरा ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत हाई आ रहा है इन ट्रेनिंग, लेट्स से माय ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज 98%, बट वैलिडेशन या फिर टेस्टिंग में वही चीज मेरी आ रही है कम, फॉर एग्जांपल 80%, तो इसका मतलब है कि यार ये गैप ज्यादा है,
यहाँ पे ओवरफिटिंग हुई है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने रट्टा बहुत अच्छे से मार लिया जो आप उसके पास गिवन था ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसने ओवरफिट कर दिया, सारी चीज़ों को बहुत स्पेसिफिकली याद कर लिया, बट जब उसको वैलिडेट किया न्यू एग्जांपल्स के साथ या टेस्ट के न्यू एग्जांपल्स के साथ, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। दिस 18% गैप इज ए प्रूफ कि ये ओवरफिटिंग हुआ है। बट हाँ, अगर 98% हमारा ट्रेनिंग में आया और वैलिडेशन टेस्टिंग में हमारा 92 आया या 95 आया, तो ये चलता है। दिस इज नॉट ओवर फिटिंग इन ए वे। बट अगर मोर देन 10% का गैप आ रहा है, मतलब जैसे 98 का 10% इज 9.8, तो अगर 10% से ज़्यादा का गैप आ रहा है, अब ये 10% भी किसी ने डिफाइन नहीं किया, बट एज ए रिसर्चर विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि अगर ये 98 का हम 89 आ रहा है, तो ये वाले गैप को हम फिर भी हम बोलेंगे कि हाँ यार ये ओवर फिटिंग है। बट कंपेयर टू 92, ये 92 और 98 में 6% का गैप है, तो हम इसको बोलेंगे चल ठीक है, मतलब हम इसको ओवरफिटिंग नहीं भी कहेंगे तो चलेगा। ठीक है। तो ओवरफिटिंग इज मॉडलिंग एरर दैट अकर्स व्हेन ए फंक्शन इज टू क्लोजली फिट टू अ लिमिटेड सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स। एंड ओवरफिटिंग को आप ठीक करने के लिए कभी कभी डाटा भी ज़्यादा डाल देते हो कि चल डाटा ज़्यादा दे देते हैं ताकि उसको अगर ज़्यादा इपॉक लेने भी हैं, एटलीस्ट वो ओवरफिट नहीं करेगा। डाटा ऑफन स्टडी हैज सम डिग्री ऑफ एरर। अब नॉइज भी होती है डेटा सेट में, तो उसको भी हमें क्लीन करना पड़ता है। देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू क्लीन नॉइजी डेटा। ठीक है, तो नॉइज को भी थोड़ा टेक केयर करना है। thus attempting to make the model conform too closely to slightly inaccurate data। मतलब बात सिंपल है दैट वी डोंट हैव टू फिट आर डाटा वेरी क्लोजली। सपोज ऐसे करके हमारे पॉइंट्स पड़े थे, तो हम ट्रेनिंग के टाइम पे ये नहीं करेंगे कि हम सबको कवर करने चले गए हैं जी, सब कुछ कवर करके जाएंगे मल्टीपल मोड्स के साथ। तो मतलब अगर हमारे पास कुछ डाटा सेट है, तो वी ट्राई टू फिट ए जनरल ट्रेंडिंग लाइन। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ ऐसा करके कर दूं तो चलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चलो एरर थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा कंपेयर टू दिस वाला। मतलब इसमें एरर बहुत कम आएगा क्योंकि इसमें नियरली 100% फिटिंग करी गई है। इसमें थोड़ा बहुत एरर आएगा, फॉर एग्जांपल 5% और मे बी 10%, बट एटलीस्ट दिस इज बेटर देन द राइट हैंड साइड। ये वाला अगर अप्रोच 2 है, ये अप्रोच 1 है। अप्रोच 1 का जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे कुछ इक्वेशन होगी। वर्सेज इसमें क्या होगा, एक्स रेस पर 5 प्लस एक्स रेस पर 4, ऐसे करके थोड़ा सा इक्वेशन भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एक तो ये टाइम ज़्यादा लेगा सॉल्व होने में, ट्रेन ट्रेन भी ज़्यादा टाइम लेके कर रहा है, और फिर इसकी एक्यूरेसी भी कुछ खास नहीं आ रही। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। ओवरफिटिंग रिजल्ट्स इन गुड परफॉर्मेंस विद ट्रेनिंग डाटा सेट, बट पुअर परफॉर्मेंस विद टेस्ट सेट। ठीक है, तो मतलब बात वही है जो मैंने आपको बताया है कि ट्रेनिंग या वैलिडेशन पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, बट आप टेस्ट सेट पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है। सो ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग का वही है जो अभी जस्ट आपको एग्जांपल देके हटाऊं, दैट देयर माइट बी मल्टीपल फोल्ड्स। अगर आप ऐसे करके काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा ऐसे घुमा घुमा के, मतलब वी हैव टू गेट 100% एक्यूरेसी वाइल ट्रेनिंग, तो आप पक्का ओवरफिट करोगे। इतना ज़्यादा बेंडिंग अगर हमारा कर्व कर रहा है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बन रही है, एक्स पर 5 एक्स पर 10 तक भी जा सकते हैं। तो उतना नहीं करना, उतना ज़रूरी नहीं है। तो आप एक जनरल ट्रेंड पकड़ो, ये वाला और ये वाला अप्रोच बिल्कुल ठीक है, वर्सेस ये वाला एंड ये वाला, तो इन दोनों को अवॉइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राई करने हैं। और इसको ठीक करने के लिए होल्ड आउट काम में आता है, दैट आप वैलिडेशन डेटा सेट अलग से रखो। ठीक है, एटलीस्ट अगर उसकी प्रैक्टिस हो रखी होगी वैलिडेशन डेटा सेट पे, वो टेस्ट के टाइम पे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन है के फोल्ड वैलिडेशन। ठीक है, के फोल्ड का वैलिडेशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, हर बार जब आप 70-30 कर रहे हो पार्टीशनिंग, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स करके टेस्ट कर रहे हो। एक बार जैसे 70-30 किया, तो कुछ चीज़ें इस 70% में फर्स्ट टाइम आ गई, सेकंड टाइम आप 70-30 रैंडमली पार्टीशन करोगे तो वो चीज़ें हो भी सकता है कि स्किप हो जाए और रिप्लेस हो जाए किसी और के साथ। तो उसको मल्टीपल चांसेस दिए जाए मॉडल को कि वो 70-30 में भी 2-3 बार ट्रेन करा जाए, 5 बार ट्रेन करा जाए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के, और आप उसके एंड में एवरेज एक्यूरेसी या लॉस देख लो। सो रिमूव द डेटा पॉइंट्स विच हैव लिटिल और नो प्रिडिक्टिव पावर। तो मतलब ये भी देखना कि आप फीचर अगर सिलेक्शन करके कर सकते हो, तो आप अपने फीचर्स कम कर लोगे तो आप वैसे भी ओवरफिटिंग कम करोगे। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये बनता है, अ, अगर आपके पास एक्सेल शीट है, आपके पास डेटा सेट ऐसे गिवन है जैसे हमारे पास 784 थे, अगर आपके पास दिख रहा है दैट देयर इज नो प्रिडिक्टिव पावर, आपने सपोज आपने पीसीए एनालिसिस कर लिया एंड आपने एक बार कोरिलेशन भी चेक कर लिया। ठीक है, ऑब्वियसली 784 का नहीं कर सकते पर 5-10 का तो कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन दैट
अगर आप फीचर सिलेक्शन कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो फीचर सिलेक्शन से हमारा फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर मल्टीपल फीचर्स को कम कर लोगे तो आपका वही, जैसे वेरिएबल्स हैं एक्स हैं तो X1 X2 X3, तो ये वाली चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी कम करेंगे अगर कम होंगे, तो आप अपने फीचर्स को कम करके भी ओवरफिटिंग कम कर सकते हो। एनीवन हैविंग डाउट टिल नाउ? ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग। सो होल्ड आउट वैलिडेशन में यही होता है दैट आप ट्रेनिंग और वैलिडेशन को रख रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने आपके पास डाटा सेट गिवन है 70-30, आपने सोचा कि मैं पटिशन करूंगा। अब आप विद इन 70 भी एक स्प्लिट मार सकते हो, सपोज 50-20 का। तो ये हो जाएगा ट्रेनिंग, ये हो जाएगा वैलिडेशन, एंड ये हो जाएगा टेस्टिंग। तो क्या होगा, मतलब आपके पास ट्रेनिंग का भी एक्यूरेसी आएगा, वैलिडेशन का भी आएगा, टेस्टिंग का भी आएगा। तो आप इस 70 को दो पार्ट्स में बांट रहे हो। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि आप वैलिडेशन ट्रेनिंग में से ही कुछ होल्ड आउट कर लो, ठीक है, और बचे हो के टेस्टिंग में छोड़ दो। तो अगर तीनों होंगे तो इट इज काइंड ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स में पहले क्या होता था, वो क्या करते थे 70-30 सिर्फ करके छोड़ देते थे। तो उस केस में ना अलग से एक थर्ड नंबर नहीं आता था, इसी को वैलिडेशन कंसीडर करना पड़ता था, ये वाला 30 वैलिडेशन कंसीडर। वैलिडेशन जनरली वैलिडेशन होता है ये, अगर आप थर्ड पार्टीशन नहीं कर रहे तो आप वैलिडेशन को ही टेस्टिंग समझ लेते थे। तो इसीलिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट मेक श्योर अगर आप कभी रिसर्च पेपर या कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, सो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास ये तीनों हैं, ट्रेनिंग वैलिडेशन टेस्टिंग, तीनों होने जरूरी हैं। तभी आपका वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा मॉडल जो भी आपने ट्रेन किया होगा। सो व्हेन इवेल्युएटिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, द वैलिडेशन स्टेप helps us to find the best parameters for our model, and preventing it from being overfitted. वी हैव ट्रेनिंग सेट, टेस्ट एंड वैलिडेशन। तो मतलब जो आपको बातें बताई हैं वो यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। सो नाउ इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। प्रोज आर दैट फुली इंडिपेंडेंट डाटा होगा एंड ओनली नीड्स टू बी रन वंस, सो हैज़ लोअर कंप्यूटेशनल कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर आप जैसे 70 को 50-20 कर रहे हो और 30 अलग से रख रहे हो टेस्टिंग के लिए, तो आपने जो ये ट्रेनिंग की है और अगर आपने अच्छे से कर लिया और वैलिडेट भी अच्छे से कर लिया और आप इन दोनों का गैप भी कम आ रहा है, तो मतलब अगर इसका 90% एक्यूरेसी है, इसका 88% एक्यूरेसी है, तो ये अच्छा माना जाएगा कि चल ठीक है दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा। तो अगर आपने एक बार किया और काम हो गया, इस 30 पे भी अच्छे से वो परफॉर्म कर लेगा, तो आपके पास एक ही बार रन करना पड़ रहा है, प्लस आपका डाटा स्प्लिट हो रखा है, तो आप कम टाइम में भी जल्दी फ्री हो जाओगे ट्रेनिंग करके। वर्सेस इसका जो कॉन है वो ये दैट परफॉर्मेंस एवोल्यूशन इज सब्जेक्ट टू हायर वेरिएंस गिवन द स्मॉलर सेट साइज ऑफ द डाटा। अगर अब देखो ये भी है कि मतलब अगर डाटा सेट सच में स्मॉल है, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल ही 1000 रोज थे, तो आपने इन 1000 को ही 500, 200 और 300 में बांट दिया, तो कुछ केसेस हो सकता है मिस हो जाए। तो उसकी बात हो रही है कि आप वेरिएंस को भी हैंडल करो। आपके पास हर तरह का एग्जांपल होना चाहिए। इसमें एक क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम नाम की चीज़ होती है। एक बार ये चेक करना पड़ता है कि हमारी कोई क्लास इम्बैलेंस तो नहीं हो रही वाइल ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे सपोज मेरे पास 4 क्लासेस थे और मैंने 4 क्लासेस को 500 में, मतलब 500 इमेजेस को 4 क्लासेस में बांटना है। तो आइडियली 125 ईच आना चाहिए, 125 ईच होना चाहिए। बट ये ना हो कि एक में 250 है और बाकियों में बचा हुआ है 70-70-80 ऐसे कुछ करके, ठीक है, या फिर ऐसे करके। तो मतलब ये ना हो कि इतना बड़ा गैप आ गया। तो इन चीज़ों से बचना है, इसको क्लास इम्बैलेंस चेक बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारी वेरिएंस चेक करवा देती है कि आपका हर तरह का होना चाहिए, क्लास बैलेंस होनी चाहिए। सो के फोल्ड वैलिडेशन वही है जो मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल टाइम उसको ट्राई कर रहे हो, आप उसको मल्टीपल चांसेस दे रहे हो, ठीक है। सो ये वही चीज़ है आपके डाटा सेट में। आपने जैसे एक बार इसको रख लिया 20% फोल्ड 1 को आपने अलग रख लिया, स्प्लिट करा, जब सेकेंड टाइम आपने स्प्लिट करा तो आपने इसको रख लिया वैलिडेशन के लिए, थर्ड टाइम इसको रख लिया, फोर्थ टाइम इसको वैलिडेशन के लिए रख लिया, फिफ्थ टाइम इसको रख लिया। तो हर बार मौका मिल रहा है अलग अलग चीज़ों को। आइडियली ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ रैंडमली अगर आप करोगे तो बहुत बार हमारा ये फ़ायदा दे जाता है। बट आप ये अगर ये बोलो एक्सक्लूसिवली ये अलग से हम कर पा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा अगर आप रैंडम फंक्शन लगा रहे हो, ठीक है, अनलेस आपने पहले से मल्टीपल उसके पार्ट्स करे हुए हैं फिर आप उसको चूज करवा रहे हो, वो चीज़ अलग है। सो क्रॉस वैलिडेशन में यही हो रहा है, आपके पास
अपनी ट्रेनिंग को ही मल्टीपल फोल्ड्स में कर लिया, के फोल्ड 5 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो, और इन द एंड एवरेज एवरेज लेके अपना मॉडल आपका जब फाइनल हो जाएगा देन यू कैन चेक इट ऑन टेस्टिंग डेटा सेट। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं सुपरवाइज लर्निंग के, इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं। सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ के फोल्ड ऑल्सो। के फोल्ड में क्या हो रहा है कि एक तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, प्रोन टू लेस वेरिएशन बिकॉज इट हैज, मतलब प्रोज में है कि आपके पास वेरिएशन कम होगी, प्रोन टू लेस वेरिएशन बिकॉज इट हैज एंटायर डेटा सेट। इसका कौन है कि आप मल्टीपल टाइम ट्रेन कर रहे हो, इसलिए आपकी कंपटीशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपका एक मॉडल ट्रेनर में 20 मिनट लग रहे हैं, जो कि बहुत कम है अकॉर्डिंग टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर सपोज 10 घंटे लग रहे होते तो आप 10 घंटे कितनी बार रिपीट कर लोगे बिफोर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अनलेस द स्टेक्स आर हाई। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने के फोल्ड लगाना चाहते हो, 2 फोल्ड, 5 फोल्ड, 10 फोल्ड, 100 फोल्ड, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग इज द लास्ट मेथड जो हमें इसमें डिस्कस करना था। इसमें क्या होता है कि आप, मैं पहले दिखा देता हूँ एग्जांपल। आप क्या कर रहे हो, आपके पास अगर ये डेटा सेट है, आप इसमें से सैंपल्स बना रहे हो रैंडमली, और बनाने 9 के ही हैं क्योंकि ये टोटल 9 है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू 9, तो टोटल 9 है। और हर बार मैंने 9 9 के सेट बनाने हैं, पर डुप्लीकेसी इज अलाउड। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने येलो वाले रिपीट कर दिए, 2 का 3 कर दिया यहाँ पे, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो डुप्लीकेसी अलाउड है, बट लेंथ उतना ही रहेगा। तो मल्टीपल सैंपल बनाओ ऐसे करके ओरिजिनल डेटा सेट को यूज करके, एंड देन यू कैन ट्रेन योर क्लासीफायर बेस्ड ऑन दैट बूटस्ट्रैप सैंपल। हर बार आप क्लासीफायर की प्रिडिक्शन लोगे और एंड में उनकी सैम्पलिंग कर दोगे, आप उनकी एवरेज कर दोगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैगिंग टेक्निक। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग से भी हम काफ़ी बार एक्यूरेसी को हमारा ओवरफिट होने से बचा लेते हैं। So it uses the technique of simple random sampling with replacement. Bootstrap randomly picks the data instances from the input data set. तो आप ये पढ़ लेना, इसमें वही सब लिखा है जो भी आपको बताया कि उसमें डुप्लीकेसी अलाउड है, नंबर ऑफ सैंपल सेम रहेंगे ओरिजिनल डेटा सेट के, एंड यूर ट्रेनिंग मल्टीपल टाइम्स टू गेट द सैम्पलिंग डन। ठीक है, तो ये आपका बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग था। नाउ लेट्स गो टू द लीनियर रिग्रेशन। जस्ट अ सेकेंड। So let's begin with the linear regression and how it helps us. So this was the topic that I wanted to discuss. So linear regression में हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन आइडिया है, जो हमारा टारगेट है, वो ये है कि हम कुछ भी डेटा सेट के ऊपर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन फिट ऐसी करें कि हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाए। अब वो लाइन ऐसी होगी या ऐसी होगी, ये लाइन 1 और 2 में से डिसाइड करने के लिए हमें कुछ इसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे पता है दैट आपने ये सब पहले करा हुआ है, बट स्टिल आई हैव टू मेक यू रिवाइज इन केस अगर किसी को टेक्निकली कुछ चीज़ें मिसिंग हैं माइंड में, तो वो सब कवर हो जाएगा। सो इसमें मेन चीज़ वही है दैट वी हैव नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल्स। आपके पास ऐसे करके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप उनको एक्स बोल रहे हो, बेस्ड ऑन दैट आपने वाई आपके पास पढ़ा है, एंड उस फंक्शन को आपको जनरेट करना है यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, so where y is a continuous और रियल वैल्यू वेरिएबल, इट में, अब देखो ना, मतलब क्लास कोई भी हो सकती है, इट मे बी ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एंड इसमें आपके पास वैल्यू कॉन्टिन्यूस जो आएगा, मतलब इसमें क्लासिफिकेशन तो नहीं होगा। रिग्रेशन में हमारे पास मेनली वैल्यूज होते हैं कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है सपोज, तो सपोज देयर इज ए बिल्डर, उसने फ्लैट्स बनाए हैं और उसके बेसिस पे उसने वो फ्लैट्स बेचने हैं। ठीक है, तो जो प्राइस होगा फाइनल, इट मे बी 50 lakhs अगर थोड़ा सा सस्ता लेना है, इट माइट गो अप टू 3 करोड़ अगर थोड़ा सा हाई फाई लेना है, 4 4 BHK सारा कुछ है उसमें, तो वो 3 करोड़ तक का भी हो सकता है। बेसिक से बेसिक अगर आपने 2 BHK लेना है जिसमें कोई प्रीमियम फीचर्स भी नहीं है, तो वो 50 लाख से शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो ऐसे करके मल्टीपल फीचर्स होंगे इन दैट डेटा सेट। इट माइट बी नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल, उसमें एसी होगा या नहीं होगा जब मिलेगा, ठीक है, एसी मिलेगा कि नहीं, उसमें पार्किंग के कितने स्लॉट्स हैं, सोसाइटी कितनी बड़ी है, उसमें बहुत कुछ होता है सोसाइटीज़ में। ठीक है, सुपर एरिया कितना है फ्लैट का, या फिर एक कारपेट एरिया होता है, बहुत कुछ होता है। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू मेक द डिसीजन। ठीक है, रिग्रेशन इज सेड टू बी लीनियर रिग्रेशन if the output dependent variable is a linear function of the input variables। तो आपको लीनियर
फंक्शन बनाना है, एक सिंपल लाइन फिट करनी है, बेस्ड ऑन दैट आपको काम करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे अब एग्जांपल है हाउस प्रिडिक्शन की, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, दैट इट माइट डिपेंड ऑन मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, उसकी फ्लोरिंग कैसी है वगैरह वगैरह, तो आप ये सब जानते हो। बेस्ड ऑन दिस आपको ये प्रिडिक्शन करना है, बट यूजिंग ए लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है? इट्स लीनियर रिग्रेशन मॉडल विद अ सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एसएलआर में क्या होता है कि आपके पास एक एक्स गिवन है, बेस्ड ऑन दैट आप एक वाई दे रहे हो, ठीक है। आप मतलब देख लो, इट्स ए टू डिमेंशनल सैम्पल पॉइंट्स विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है? ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, ठीक है। तो द एडजेक्टिव सिंपल रेफर्स टू द फैक्ट दैट द आउटकम वेरिएबल इज रिलेटेड टू ए सिंगल प्रिडिक्टर। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हाँ, तो अपने पास मल्टीपल एक्स वैल्यूज हैं, बेस्ड ऑन दैट हमें वाई सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास एरिया गिवन है फीट स्क्वायर में, साइज इन फीट स्क्वायर, और प्राइस इन लैक्स बताना है, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है। तो इसमें इक्वेशन कैसे होगा, देयर विल बी बीटा 1x, जो हमारा वेट मतलब एक तरह का स्लोप हो गया, ठीक है, वाई इक्वल टू mx प्लस सी वाली। तो ये स्लोप हो गया, तो यहाँ पे बीटा स्लोप हो गया, वही चीज़ लिखा हुआ है, बीटा 1 इज द स्लोप। एंड जो बीटा नॉट है, इट्स द वाई इंटरसेप्ट, जो हमारा सी होता था, ये हमने पढ़ा हुआ है 9th-10th में, उससे पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा स्कूल में। बट बेसिक आइडिया इज दिस इक्वेशन, ठीक है। फॉर एसएलआर आपके पास सिंगल वेरिएबल के बेसिस पे आपने सिंगल आउटपुट देना है। एंड इसमें हम एक्चुअल और रेसिडुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्चुअल वैल्यू होती है जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू प्लस एरर, ठीक है। अब इसमें बेसिक सा आइडिया ये है, सपोज मेरे पास ऐसे कुछ पॉइंट्स गिवन होते, तो मैंने इसमें से लाइन निकाली, तो इसका एक्चुअल वैल्यू ये है, पर प्रिडिक्टेड वैल्यू एट दिस पॉइंट, अगर मैं एक्स के बेसिस पे वाई ऐसे निकाल लूँ, तो ये वाला पॉइंट आया। तो ये जो गैप आ रहा है बीच में, इस गैप को हम बोलते हैं एरर, ठीक है। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू ये थी, एरर मेरा इतना लंबा था, और एक्चुअल वैल्यू मेरी यहाँ बैठी थी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है तीनों का, ये मेरा प्रिडिक्टेड है, ये बीच में मेरा एरर है, नीचे मेरी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो दिस इज द प्रिडिक्शन वाई हैट, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू वाई आई, एंड दिस इज माई एरर। तो रेसिडुअल एरर क्या होगा? ऑब्वियसली एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। तो ये बेसिक सी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। सो टोटल स्क्वायर एरर क्या होगा? आप ऐसे करके सबको ऐड कर लो, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो आप समेशन लगा लोगे, वही काम करना है। एंड इसमें आप क्या कर रहे हो, एरर निकाल रहे हो, उसको स्क्वायर कर रहे हो, सम कर रहे हो, ठीक है। टोटल भी कर लिया, स्क्वायर भी कर लिया, एरर भी निकाल लिया, तीनों चीज़ें नाम से पता चल रही हैं। सो द मीन ऑफ स्क्वायर एरर इज कॉल्ड द कॉस्ट और एरर फंक्शन, और इसको आप डिनोट कर सकते हो जे बीटा नॉट बीटा वन। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ये है जे बीटा नॉट बीटा वन, आप इसमें क्या कर रहे हो, ये आपकी एक्चुअल थी, आपकी प्रिडिक्शन ये आई थी, क्योंकि आपने इक्वेशन बनाया था दैट वाई हैट विल बी इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक इक्वेशन था। अब इसी प्रिडिक्शन को यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है इसी ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो आसान है, कुछ टफ नहीं है। बस आपने क्या किया, जो समेशन किया था उसके साथ 1/n लगा दिया, एक तरह का एवरेज ले लिया, ठीक है। सो मीन हो गया स्क्वायर एरर का, बहुत सिंपल है। मूविंग अहेड, सो लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब आपको इसको अगर सॉल्व करना है, सो देर आर फ्यू स्टेप्स, इनको फॉलो करना पड़ेगा। The first thing will be that the linear square method aims to find beta naught beta 1 hat, ठीक है, for beta naught beta 1 for which the square error between the actual and predicted value is minimum। आपको एरर कम करना है, ठीक है, बेसिक एजेंडा ये है। एंड जो आपका ये फंक्शन होगा, why are we using this partial derivative sign instead of ddx? अगर हम जैसे करना है तो आप ddx करते हो या dd बीटा कर लोगे, आप इसकी बजाय पार्शियल डेरिवेशन क्यों लगा रहे हो? एनीवन? इन दोनों में से ये चॉइस कैसे मेक करी जाती है, मतलब हाउ टू मेक दिस चॉइस, कि मुझे डी लिखना है कि ये डेल्टा लिखना है, बताओ। हाँ जी, एनीवन? इसमें कन्फ्यूजन तो होता होगा कि कब ये लगाना है, पता है इसका आंसर?
सो जनरली हम डेल्टा लगाते हैं जब अपने पास वेरिएबल अंदर एक से ज़्यादा हों। अब यहाँ पे दो हैं, अब क्योंकि दो हैं या तीन हैं जितने भी हैं, अगर ज़्यादा हैं तो वो शेयरिंग में चलेंगे, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव चलेगा। ठीक है, अगर आप सिंगल वेरिएबल रखते इस जे के अंदर, सिर्फ जे बीटा नॉट होता है, सिर्फ जे बीटा वन होता है, तो फिर आप ये वाला डी लगाते। ठीक है, डेरिवेटिव का। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने कौन सा लगाना है डेरिवेशन के टाइम पे। सो कंप्यूट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे बीटा नॉट बीटा वन विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट एंड बीटा वन, ऐसे करके ये दोनों के आ जाएंगे। एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट। इक्वल टू जीरो कर लोगे और आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, ऐसे करके तीन स्टेप ये करने हैं। जब आप ये कर लोगे सॉल्व, देन यू विल गेट द टोटल स्क्वायर एरर। इसमें आप इक्वेशन में ये सारे वैल्यूज फिट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम। सो अगर आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाता है जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस माइनस ऑफ टू, मतलब इस इक्वेशन को हमने वो कर दिया, मतलब जे बीटा नॉट बीटा वन था, उसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद बीटा नॉट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। एंड सिमिलरली बीटा वन किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, देन यू कैन फाइंड द बीटा नॉट एंड बीटा वन हैट वैल्यू ऑल्सो। जब आप इसको इक्वल टू जीरो कर दोगे एंड यू विल सॉल्व इट, तो आपके पास ये सब आ जाएगा सामने। सो फ्रॉम इक्वेशन वन यू हैव गॉट this thing, and from equation 2 after solving you have got this thing। ठीक है जी, एंड उनको आप सॉल्व करो। इन द एंड यू हैव गॉट दिस बीटा वन एंड बीटा नॉट वैल्यू। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। बीटा वन हैट इज दिस, बीटा नॉट हैट इज दिस। ठीक है, तो स्टेप थ्री के हिसाब से सो फाइंड द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। एंड जब आप उसको सॉल्व कर लोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तो यू विल फाइंड therefore both are positive। इस केस में ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। that is the cost function continuously increased with respect to beta naught and beta 1 beyond this point but attains its minimum value at beta naught and beta 1 hat। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे तो मतलब these are the things that we find and this is how we can interpret। तो the linear function that binds the input variable x with the corresponding prediction value y hat, आपको इस फॉर्म में लेके आना है। एंड द स्क्वायर एरर इज इन प्रेडिक्शन इज मिनिमाइज्ड व्हेन दीज थिंग्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस। बीटा वन हैट हमारा ये है एंड बीटा नॉट हैट हमारा ये है, बेस्ड ऑन द डेरिवेशन जो हमने पीछे देखी है। ठीक है, तो नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सेम थिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, अगर आपको ये दिया जाए न्यूमेरिकल एंड यू हैव टू यूज दोज इक्वेशंस जो हमने पीछे सॉल्व करी हैं, हम सिंगल एक दो फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये डेटा सेट गिवन है वेयर वी हैव द हाइट इन मीटर एंड मास इन kgs, द डेटा सेट गिव्स एवरेज masses फॉर वुमेन एज ए फंक्शन ऑफ देयर हाइट। तो ऐसे करके 30 to 39 की एज है सबका, ऐसे करके हाइट और वेट गिवन है। फाइंड ए स्ट्रेट लाइन फॉर एवरेज मास। एक तो आपने यहाँ पे लीनियर स्क्वायर एरर मेथड से स्ट्रेट लाइन फिट करना है। बेस्ड ऑन दैट इक्वेशन यू हैव टू फाइंड के 1.4 मीटर हाइट वाली वुमेन का मास कितना होगा। ठीक है, व्हाट्स द वेट ऑफ दैट लेडी। तो अगर आपने सॉल्व करना है, यू विल हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एक्स और वाई गिवन है, एक्स स्क्वायर और एक्स आई वाई आई निकाल लोगे। एंड बेस्ड ऑन दैट आप बीटा वन और बीटा नॉट हैट का वैल्यू निकाल सकते हो। बीटा वन हैट वैल्यू 61.19, बीटा नॉट का फॉर्मूला लगाओगे तो ये वैल्यू आएगा। इक्वेशन आपकी ये बन गई, वाई हैट इक्वल टू -38.88 ऐसे करके। And if you put the value of x as 1.4 in the equation, you will get that the average mean weight of that lady is 46.78, जिनकी height 1.4 मीटर है। ठीक है, so this is how we can solve this numerical। and multiple linear regression is an extension of single linear regression। simple linear regression उसमें क्या था हमारे पास, सिंपल एक एक्स था एक वाई था। अब इस केस में मल्टीपल एक्स हो जाएंगे, x1 x2 x3 ऐसे करके मल्टीपल हो जाएंगे। प्रोसेस सारा सेम है, तो इसको देख लेते हैं क्या करना है। सो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स डिस्क्राइब हाउ अ सिंगल रिस्पॉन्स वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन लीनियरली ऑन ए नंबर ऑफ प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स। एग्जांपल्स आर दीज थिंग्स कि आप जैसे हाउस वाला देख रहे थे या आप हाइट ऑफ ए चाइल्ड देख रहे हो, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ के। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स के लिए मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन काम आता है। एंड
आपकी इक्वेशंस भी अपडेट हो जाएंगी। पहले सिर्फ आप बीटा नॉट बीटा वन एक्स के साथ खेल रहे थे, अब मल्टीपल बीटाज हैं, बीटा टू बीटा थ्री अप टू बीटा के, एंड देयर इज ऑलवेज सम एरर। तो सारा प्रोसेस सेम है। नाउ यू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स। आप बीटा वन के लिए करते थे पहले, अब यहाँ पे जे को 1 to k करना पड़ेगा, जितने भी आपके होंगे अप टू के। ठीक है, तो सबके लिए आप समेशन लगा लोगे, एरर आप वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे। Then equation 7 is presented in the previous slide can be represented in a matrix. Obviously, अब उस उतने बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड विल बी दिस मैट्रिक्स मेथड। आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले आओ एक बार, एंड आपके पास ऐसे करके सारे वैल्यूज रेडी होंगे, दैट यू हैव द एरर एज दीज वैल्यूज वाई बीटा एंड एक्स वैल्यू एज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ख्याल रखनी है कि जब आप एक्स बना रहे हो तो आपके पास x1 x2 x1 k ये सब तो हो गई, इसके अलावा आपका फर्स्ट वाला जो होगा कॉलम, इट विल बी 1 1 1 1 1 1। तो इसको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है, इसमें आप ऐसे करके ही इसको सॉल्व करना। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू लीनियर स्क्वायर एरर मेथड आपके पास टोटल एरर ये आया। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे एंड यू विल कैलकुलेट द जे बीटा, जो आपने एरर का वैल्यू निकालोगे तो आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी सॉल्व करने में। एंड सिमिलरली दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसको सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो उससे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, देन सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो इन दी एंड आपके पास ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई है ये सॉल्व करने पे। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर जे बीटा अपॉन डेल्टा बीटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस 2x ट्रांसपोज x विच इज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो दिस इज द दीज आर द इक्वेशंस। नाउ आपके पास अब बीटा हैट निकालने का और सारे वैल्यूज निकालने का इक्वेशन आपके सामने है, एंड यू इफ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लेट्स से ऑल दीज वैल्यूज हमारे पास हैं। क्वेश्चन इज गिवन डिलीवरी टाइम data A soft drink bottler is analyzing the vending machine serving routes in his distribution system. He is interested in predicting the time required by the distribution driver to service the vending machines in an outlet. अपने पास ऐसे करके तीन चीजें गिवन है। x1 x2 are the two independent variables and my y is dependent on all these two, number of cases of product stocked and the distance walked by the driver. तो based on that हमारे पास ये given है। Question is that we have to fit a multiple regression line using linear using this least square error method, LSE fit, and compute the delivery time when 4 cases are stocked and the distance is 80 feet. तो आपके पास 7 560 3 220 ऐसे करके गिवन है। ये कह रहे हैं 4 and 80 के कॉम्बिनेशन के लिए डिलीवरी टाइम क्या होगा। ठीक है, सो यूजिंग ऑल द इक्वेशंस प्रीवियसली जो हमने देखी हैं, तो मल्टीपल रिग्रेशन का जो इक्वेशन बनेगा फॉर x1 x2 ये बनेगा। ठीक है, बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दोगे और आप इसको इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे इट विल बी x ये होगा, x ट्रांसपोज ये होगा, x ट्रांसपोज x ये आ गया। तो फॉर दिस बीटा हैट आपके पास x ट्रांसपोज x होना चाहिए था, तो आपके पास ये वाले वैल्यूज आ जाएंगे सॉल्व करने पे। एंड इफ यू सॉल्व ऑल दिस टुगेदर you will get that your y equal to this is the equation जो best fit equation आई है, and 4 and 80 का वैल्यू डालने पे इसका आंसर आ रहा है 11.8। so 11.8 is the answer by prediction and this is the equation जो सॉल्व करना था। so that's it for this linear regression, and let me see if we can start the gradient descent optimization. So this is also part of linear regression only. So अभी तक हमने जो देखा है that was linear least square error method। ठीक है, LSE किया था हमने। least square error method is one of the easiest way to do the linear regression, but practical way जो हमें ज़्यादा सूट करेगा and which can get us a better result is gradient descent optimization. This is a very famous technique। ठीक है, इसके ऊपर भी देख लेते हैं, we have time। so simple linear regression में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास x और y given था and based on that we solve the एरर। ठीक है, जे बीटा नॉट बीटा वन हमने वो निकाला था इक्वेशन, एंड उसको सॉल्व करके वी गॉट द ऑल द आंसर्स जो जो हमें चाहिए था। एंड हमने जो बीटा वन के बेसिस पे अगर हम इसको चेक करें इक्वेशन को, सो इट विल प्लॉट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, प्लॉट ऑफ कॉस्ट फंक्शन ऑफ SLR सिंपल इंटीग्रेशन अभी तक हमने जो किया था। तो सपोज हमारे पास ये इक्वेशन था
ठीक है, यही था हमारे पास 1/n समेशन yi माइनस बीटा 1 xi होल स्क्वायर। तो अगर आप इसमें वैल्यू डालोगे, इस केस में बीटा नॉट 0 माना गया है, ठीक है, इस केस में बीटा नॉट 0 माना गया, इसलिए बीटा 1 xi लिखा हुआ है बस। सो इफ वी हैव मल्टीपल बीटा वैल्यूज, बीटा 1 का वैल्यूज हैं 1.50 1.52, इन सबको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, और इसको प्लॉट करने पे ऐसे करके ये कर्व बन रहा है, ठीक है, ठीक है, ये कर्व बन रहा है। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फंक्शन दैट द कॉस्ट फंक्शन इज पैराबोलिक इन शेप विद 1 पॉइंट जिसमें मीन स्क्वायर एरर इज 0, ठीक है। सो नाउ ये वाली चीज अगर हमने, मतलब अगर हम ऐसे करके प्लॉट करें, सरफेस प्लॉट एंड द कंटूर प्लॉट, तो बेसिक सी चीज ये है कि आप बाउल शेप जो कर्व बना रहे हो, वो हमने जो पीछे हमें बेसिक आइडिया मिला था उसकी बजाय वी हैव दिस 3D व्यू नाउ। अब आप इसी 3D व्यू के नीचे अगर आप इनको सारे पॉइंट्स को ड्रॉप करके एक उनका कंटूर बनाओगे, तो जैसे ब्लू वाला था सेंटर वाला, तो वो ऐसे सर्कल बनेगा, तो धीरे धीरे ये खुलता जाएगा डिपेंडिंग ऑन जितना उसका ब्रेड्थ है, ठीक है। तो एंड में जैसे ये वाले का ड्रॉप आउट होके यहाँ पे आएगा, ये ड्रॉप होके नीचे आएगा, तो इतना ही बड़ा ये एंड में जाके बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है जो इधर प्लॉट हो रखी है, उनका जो शेडो है जो नीचे पड़ रहा है, उसी को आप कंटूर प्लॉट में बना रहे हो। एंड ये चीज आप देख सकते हो दैट कैसे वो उसको थ्री डिमेंशनल में, थ्री डिमेंशनल को टू डिमेंशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो दिस वॉज 3D एंड दिस इज माई 2D। तो 3D 2D कन्वर्जन में ये ऐसे करके शो कर रहा है। So now we have to start gradient descent optimization. I will give you the introduction today, but we will continue in the next lecture when we will have the offline class. ठीक है, gradient descent optimization होता क्या है? It is a optimization algorithm. Gradient descent is a optimization algorithm for finding a local minimum of a differential function. Gradient descent is simply used to find the values of functions parameters. आपने कोफिशिएंट्स निकालने हैं, उसको मिनिमाइज करना है, तो कर क्या रहे थे हम, हमारे पास मल्टीपल कोफिशिएंट्स थे, बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन, ठीक है, जैसे बीटा के तक था पीछे स्लाइड में, तो ये बीटा एन लिख दिया के को। सो यू हैव टू मिनिमाइज ऑल दीज parameters and you have to do this argmin of all these, ठीक है। It is based on minimizing the convex cost function and tweaks its parameter iteratively to minimize a given function to its local minima, and it considers gradient of the cost function to tune the parameters. Gradient can be considered as a slope of the function. तो ये सब हमें पता है कि gradient क्या होता है। It is a partial derivative of the function with respect to its inputs, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम हमने पहले देखा हुआ है। वी हैव स्टडीड दिस अर्लियर आल्सो इन आई गेस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर। जब मैं आपको सेकंड लेक्चर में न्यूरल नेटवर्क्स का पढ़ा रहा था, तब मैंने ग्रेडियंट ये वाला डायग्राम दिखाया था। सो वी हैव टू कम एट द बॉटम फ्रॉम द टॉप। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक एट ए लोकल मिनिमा, हमें ग्लोबल मिनिमा पे हिट करना होता है। सपोज इस केस में ये वाला पॉइंट था। तो द इमेज इलस्ट्रेट्स द कॉस्ट फंक्शन फ्रॉम ए टॉप डाउन व्यू एंड द ब्लैक एरोस आर द स्टेप्स ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट। अब यहाँ पे स्टेप भी होता है ना, आप स्टेप साइज कितना बड़ा ले रहे हो, तो इसी को हम हमारे ट्रेनिंग में बोलते थे लर्निंग रेट। अगर आपको याद हो, हम LR की वैल्यू रखते थे 0.007 या फिर 0.001। तो आपने ये वाली चीजें ट्रेन करी हैं CNN RNN में, लर्निंग रेट हमने करा हुआ है यूज। तो वहां पे हम एडम ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे थे इन आर कोडिंग। एंड सेम चीज आप अगर SGD से करो, दैट विल बी स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट इज ए वर्जन ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट ओनली, ठीक है। तो ग्रेडिएंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट नियरली सेम वर्क करता है। इट्स ओनली द मैटर ऑफ के कितने एग्जांपल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक वाला सिंगल 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 एग्जांपल लेके चल रहा है, और ग्रेडिएंट डिसेंट में जनरल हमारा अप्रोच डिस्कस करा हुआ है। सो इस केस में हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। लर्निंग रेट हमारा स्टेप साइज होता है, तो हमारा कितना बड़ा स्टेप साइज है वो हम उतना जल्दी ट्रेन कर पाएंगे। अगर मैं इसी नंबर को 1 कर दूं या इसी नंबर को 5 कर दूं, तो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाएगा या एक्सप्लोर कर जाएगा। जो भी होगा वो, मतलब इतना जल्दी आंसर नहीं दे पाएगा, ये गलत ही होगा। हमें मिनिमा हिट करना है, तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेके ही पहुंचना पड़ेगा। The gradient in this context is a vector that contains the direction of the steepest step the algorithm can take and also how long that step should be, ठीक है। So steps हमारे ये हैं, इसमें we have to discuss these. So I will start our lecture from this point that we will
discuss the steps of gradient descent optimization in the next class. For today, I am ending the session here only. ठीक है, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था कि आपको बॉटम हिट करना है, ग्लोबल मिनिमा पे जाना है, लोकल मिनिमा में स्टक नहीं होना. एंड वी विल सी दैट हाउ टू डू दीज स्टेप्स. ठीक है, ये पूरा मैथमेटिक्स समझेंगे. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.